हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले एयरफोर्स अग्निवीर 01 2025 बैच के लिए जीके जीएस की जो सीरीज चल रही थी उसके पार्ट 6 और पार्ट 5 तक की पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए। तो टेलीग्राम पे सर्च करो @A2Z और आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और पांचों पार्ट के पीडीएफ मिल जाएंगे। छठे पार्ट का भी मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी कि नहीं देंगे, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है। और आज की जो है ना बहुत दमदार क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में तो मैंने स्टैटिक जीके डाले थे। इसको मैंने देखो, जनरली मैं जब जीके क्वेश्चन सेट करता हूँ ना तो मैं लगातार बैठ के 25 क्वेश्चन सेट करता हूँ, चाहे 1.5 घंटे लगे चाहे जो भी लगे। लेकिन इस पार्ट में थोड़ा खेला हुआ है। मैं स्टार्टिंग में हाफ आवर बैठा, मैंने इजी जी क्वेश्चन पिक किए एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब मेरे को अदर काम थोड़े से आ गए, उसके बाद जब मैं बैठा तो एंड में मैंने करंट अफेयर डाले हैं। तो उन करंट अफेयर पे ज़्यादा फोकस करना। स्टैटिक्स तो हर जगह मिल जाते हैं लेकिन वीबीआई करंट अफेयर आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, इसलिए मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है। तो चलो, उन करंट अफेयर को समझना और उसको नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ। बाकी इसके अलावा अगर आप हमारी पेड पीडीएफ भी बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो और खरीद के प्रिपरेशन करना चाहते हो तो करो, और चाहते हो चाहे नहीं एक बार कर लो, बहुत हेल्प मिलेगी इन सारी पीडीएफ से। पीडीएफ की प्राइस में हम लोग कोई डिस्काउंट नहीं करते, मैं हमेशा बोलता हूँ। रीजनिंग की पीडीएफ है जहाँ पे चैप्टर वाइज क्वेश्चन है और सारे के आंसर्स भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों पे है, मैथ में भी है। और करंट अफेयर जीके की पीडीएफ है और इंग्लिश वोकैब और ग्रामर प्रैक्टिस की पीडीएफ है। सारे पीडीएफ को एक बार पढ़ लो। मैं गारंटी देता हूँ कि रीजनिंग और मैथ 100% पीडीएफ के कंसेप्ट से आएंगे। जीके जीएस करंट अफेयर 60 to 70% आएंगे और इंग्लिश 80 to 90% आएंगे पीडीएफ से। एज इट इज पैटर्न पे वो क्या आप तो आते हैं, डायरेक्टली आते हैं। ठीक है, तो एक बार पढ़ो, व्हाट्सअप करके बाय कर सकते हो 7279047787 पे। सारी पीडीएफ की प्राइस फिक्स है, 220 रुपये में सारे पीडीएफ है। तो एक बार व्हाट्सअप करके आप बाय कर सकते हो। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था हमारे पास क्या कि भूप्रपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी। देखो, पहली बात, जब तीन चीजें समझाता हूं मैं आपको, याद रखना। अगर आपसे मेटल कहेगा, ध्यान से लिखना, उसको एल्यूमिनियम कहोगे आप। अगर आपसे नॉन मेटल कहेगा, अधातु कहेगा, ये हो गया हमारा धातु, हिंदी वाले भी समझो। और इसको हम कहेंगे अधातु। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा। और एक होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, सिलिकॉन, जिसको हम लोग कहते हैं उपधातु, मेटलोइड, उपधातु। ठीक है, जो क्या कह जाता है, मेटलोइड कहते हैं ना हम लोग। इसका मतलब होता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन आपने नाम सुना होगा। ओके, तो ये हमारा उपधातु है। तो ये चीज थोड़ा सा समझना कि मेटलोइड ही कहते हैं ना उसको उपधातु की इंग्लिश में। हाँ, मैंने जहाँ तक पढ़ा है उसको मेटलोइड ही कहते हैं। ओके, तो मेटलोइड्स यहाँ पे डबल एल होते हैं। एक्चुअली देखो, मैं साइंस ना हिंदी में पढ़ा हूँ, पूरी की पूरी क्लास में हिंदी में पढ़ा हूँ। मैंने फिर बाद में इंग्लिश में पढ़ा, आपको जस्ट पढ़ाने के लिए और कुछ नहीं है। जब मैं पढ़ता हूँ ना तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ता हूँ, क्योंकि हर इंसान को पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज वो कोई, मैं भी भूल सकता हूँ चीज़ें। ऐसा तो नहीं कि मैं भगवान हूँ एक बार जो मैंने खुद हर चीज़ बनाया है, नहीं। मैं भी भूल सकता हूँ अगर मैं पढ़ना छोड़ूँ, तो मैं भी पढ़ता हूँ। और हिंदी और इंग्लिश दोनों, एक ही चीज़ को दो बार मेरे को पढ़ना होता है, एक बार हिंदी में और एक बार इंग्लिश में। ठीक है, ताकि समझ में आए बढ़िया से। तो मेट्रोइड्स कहते हैं उसको, जिसको हम लोग सिलिकॉन कहते हैं। मैंने ऐसा ही लिखा है यहाँ पे, वैसे सिलिकॉन लिख दिया ताकि समझ में आए। ऑक्सीजन तो समझ में आ भी जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो कि पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर धातु में पूछेगा तो एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और अधातु में पूछेगा नॉन मेटल में तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और उपधातु मेटलोइड्स में पूछा जाए तो सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं टाइम पास के लिए नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है तीनों के तीनों, कुछ भी एग्जाम में आ सकता है। कह रहा, पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होने क्यों होती है, बताओ। तो ऋतु परिवर्तन तो सीधे सीधे कहते हो, ठीक है। सन के चारों तरफ अर्थ घूम रहा होता है ऑलमोस्ट, उसको एक राउंड पूरा करने में लगभग 1 साल के बराबर लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन वह ऑप्शन में मैंने डाला ही नहीं है वैसा। तो फिर क्या, देखो, रीजन सिंपल सा है। ऋतु में परिवर्तन का कारण सिर्फ उसके चारों तरफ घूमना नहीं है। ठीक है, सूर्य के रोटेशन नहीं है, मतलब है ना, रिवॉल्व करना नहीं है, रोटेशनल भी होता है कुछ। वो 23.5 डिग्री जो अर्थ हमारा झुका हुआ है ना, वो भी एक रीजन है। ठीक है, ऋतु चेंज होने का। तो हमको ऑप्शन में क्या चुनना होगा, देखो, पृथ्वी अक्ष करना, पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के लंबवत है। गलत है, लंबवत नहीं है कभी भी। पृथ्वी का अक्ष अपनी कक्षा के समतल के संबंध में झुका हुआ है, तो अब इस चीज से आपको पता होगा पृथ्वी झुकी हुई है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। सी क्या कह रहा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी स्थिर नहीं है। भाई, तो उससे क्या मतलब है, दूरी स्थिर नहीं है तो ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, या फिर परिवर्तन होगा, इसकी वजह से नहीं होता। पृथ्वी का अक्ष जो अपनी कक्षा के समतल और समानांतर समानांतर नहीं है, वो झुका हुआ है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आपने सुना भी होगा, नहीं भी सुना तो अभी सुन लो। ठीक है,
साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सबको पता है, NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। आगे देखते हैं, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा जल के साथ अभिक्रिया करता है, बताओ। सिल्वर, कॉपर, लेड और कैल्शियम में से पानी के साथ, वाटर के साथ कौन सी जो है ना रिएक्शन करता है भाई? तो देखो, अगर चांदी करता, ठीक है, तो आपने देखा नहीं होगा कि चांदी के चम्मच से खाना, या फिर छोटे छोटे बच्चों को जब हम लोग देखते हैं ना, जब वो मुंहजुठी होती है, जब फर्स्ट टाइम अनाज खिलाया जाता है, तो चांदी के कटोरे में चांदी के चम्मच से दूध वगैरह खिलाने के बाद दूध अनाज थोड़ा सा खिलाते हैं, चांदी का जनरली होता है, बाकी अपनी अपनी परंपरा होती है। तो मैंने देखा अपने घरों में, ठीक है, तो वो सभी चीज़ें होती हैं। तो वो चांदी का रिएक्शन कर रहा होता है उतना क्विकली, ठीक है, जल के साथ, तो भाई वहाँ पे खिलाया नहीं जाता उसको, ठीक है, बच्चों को उसके अंदर। तांबा के भी बर्तन बनते हैं, शीशे के गिलास में भी पानी पीते हो, अगर शीशे के गिलास में वाटर डाल डालते अगर विक्रिया कर ले तो कोई पानी पिएगा? नहीं पिएगा। तो कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर आप पानी डालोगे तो भाई वो बिल्कुल रिएक्ट करके अपना जो है ना एग्जिस्टेंस चेंज कर लेता है वो, है ना। चलो, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। फिफ्थ नंबर देखा आपने, ये आंसर मैंने पहले बताया भी है, पढ़ाते पढ़ाते समझा दिया। मैं बोलता हूँ ना, सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस नहीं करो, जो मैं 25 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो टॉपिक्स में अलग से ऐड कर रहा हूँ इसके अंदर, उन चीज़ों पर भी फोकस करना, वहां से भी सवाल आते हैं। खाली से थोड़े 25-25 दे रहे उन्हीं को रटेंगे, जो मैं एडिशनल चीज़ों को बताता हूँ उनको नोट किया करो। अगर मैं सवाल देखो, मैंने एग्जैक्टली कभी नहीं पढ़ाया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन है, सक्सेसर कौन है उसका, ठीक है, किसने सक्सीड किया, लेकिन मैंने पूरी एक परंपरा इसकी बताई थी मौर्य डायनेस्टी की। उसमें अगर आपने नोट डाउन किया हुआ तो समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य तो बाद में ऐड हुआ था, मैंने बताया था उनकी माँ के ऊपर, नाम के ऊपर हुआ था, तो चंद्रगुप्त नाम था उनका। उनका एक बेटा हुआ बिंदुसार, ठीक है, ये चीजें मैंने बताई थी आपको। बिंदुसार का बेटा हुआ अशोक, किस तरीके से सभी चीजें मैंने बताई थी आपको। तो भाई चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा ही आएगा ना, एक ही बार पोता थोड़ी आ जाएगा राज करने। तो ऑब्वियस सी चीज है, बिंदुसार आए होंगे, तो बिंदुसार ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये चीज क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली नहीं पढ़ाया था, लेकिन इनडायरेक्टली मैंने स्टोरी में बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो बिंदुसार आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, ये चीज पता होना चाहिए। चलो, फिर कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना वो किस देश से ली गई है? तो गाइस, प्रस्तावना को जो ली गई, प्रेम्बल को ली गई, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, ये आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। कहाँ से ली गई है? यूएसए की कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से ली गई है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए। कह रहा बताओ, ये चीज तो मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 एंड 2 के अंदर, बहुत फोकस्ड करके करा रखा था मैंने आपको। अब ये पार्ट 1 2 क्या मैं बोल रहा हूँ, इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, जीके क्लास पार्ट 1 और पार्ट 2 के बारे में बोल रहा हूँ। हैश 01 और हैश 02 जो जीके की क्लास में करा रहा था ना, उसमें मैंने ये 1 2 3 4 पार्ट के बारे में बहुत अच्छा से समझाया था, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो बताओ, भारतीय संविधान के किस भाग से मौलिक अधिकारों की व्याख्या की गई है? तो मौलिक अधिकार किसके अंदर है? तो पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 किसके अंदर है? पार्ट 1 में क्या है? स्टेट्स वगैरह के बारे में दे रखा गया है। पार्ट 2 में क्या कर रखा है? सिटीजनशिप के बारे में दे रखा गया। पार्ट 3 में हमारा फंडामेंटल राइट्स जिसको हम लोग कहते हैं, मौलिक अधिकार, उसके बारे में दे रखा गया। पार्ट 4 में डीपीएसपी, राज्यों के नीति सिद्धांत, ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई थी आपको, उसके बारे में दे रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पार्ट 3 में। तो ये सभी चीजें मैंने पढ़ाई थी ना, और उसके अंदर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़ाया था आपको। तो चीजें को समझो, नोट्स को रिवीजन करो, आप आंसर कर लेते। अगर आपने आंसर इसका सही किया था तो बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? इसके अंदर बहुत सारे डिटेल में जाके नहीं पढ़ना है, खाली ये समझ लो, बहुत सारे डायनेस्टी के ना उसके फाउंडर का नाम पूछता है एग्जाम में। ऐसे एक मैं सीरीज चला दूंगा, हर पार्ट में एक एक डायनेस्टी के फाउंडर का नाम दिलवा दूंगा जहां से इंपॉर्टेंट है। तो पुष्पमित्र शुंग जो है ना, वो शुंग डायनेस्टी का फाउंडर था। तो ये चीज आप याद रखोगे, बहुत डिटेल में नहीं जाना, इनसे डिटेल में सवाल नहीं पूछता कभी भी, एयरफोर्स ने आज तक नहीं पूछा शुंग डायनेस्टी से डिटेल में जाके। ह्यूमन की जो सबसे लंबी, जो ह्यूमन बॉडी की सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, सबसे लंबी वाली हड्डी कौन सी होती है? तो आपने एक जांग में जो हड्डी होती है उसको कहते हैं, ठीक है। पूरा हिंदी लिखूंगा तो आप नहीं समझ में आएगा, तो ये चीज याद रखना कि एक टीबिया होती है, टीबिया होती है आपका ये टांग की हड्डी, वो भी होती है, और फीमर होती है जांग की हड्डी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा है। सबसे छोटी हड्डी अगर मैं पूछता तो क्या कहते हैं? स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी होती है। फीमर जो हमारी जांग की हड्डी है। फिर कह रहा है भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था? इसकी मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चे गलत आंसर करते हैं इसका, जोश में आ जाते हैं, कहते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के रेडी हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो उनका आंसर आ जाता है, ठीक है, अपनाया गया मतलब क्या? लागू हो गया। तो आंसर वो 26 जनवरी 1950 ए आंसर कर देते हैं, दैट इज इनकरेक्ट आंसर। रीजन, सवाल में अपनाने के लिए बारे में पूछ रहा है, लागू होने के बारे में नहीं पूछा गया आपसे। तो ये आंसर बिल्कुल भी गलत है। अपनाना का मतलब क्या? जब चीजों को आप अगर बना लेते हो, रेडी कर लेते हो, दैट मीन्स इट्स योर्स, मतलब वो आपका हो गया, ठीक है, आपने ले लिया उसको अपने पास।
हाँ, उसका इस्तेमाल कब से कर रहे हैं वो अलग चीज़ है। बन के रेडी खरीद लिया आपने, मान लो, मैं खैर संविधान को खरीदा तो नहीं गया, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। कोई चीज़ मान लो आपने ड्रेस खरीद लिया, कोई अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो वीशो जहां से भी खरीदा आपने, तो आपने अपना लिया, उसका आपका हो गया। आप जिस दिन से पहन रहे हो वो चीज़ अलग चीज़ है, भले आप खरीद के उसको रख लो, लेकिन हो तो गया ना आपका। तो जिस दिन बन के रेडी हो गया, डैट मीन्स कि आपने अडॉप्ट कर लिया उसको, आपका हो गया वो, ठीक है। तो बन के रेडी हो गया जिस दिन, वो आपका हो गया। 26 नवंबर 1949 को आपका हो गया ये। तो आंसर विल बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब ये कहता है कब से लागू किया गया, प्रभाव में कब, इफेक्टिव कब हुआ वो, डेट देन हमारा आंसर होगा 26 जनवरी, 26 जनवरी 1950। ऑप्शन नंबर ए तब होता है जब से लागू होने के बारे में पूछेगा। तो अडॉप्ट के बारे में कहेगा तो ऑप्शन सी हमारा सही है। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मार्च 2023 में कौन सा देश जो है ना, 2023 का सवाल है, ध्यान से सुनना, अभी करंट अफेयर के अंदर ऐड हो सकता है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। ये ब्रिक्स के बारे में नहीं कह रहे हम लोग कि ब्रिक्स में एक नया कंट्री ऐड हो के इसका नाम चेंज हो रहा है, ऐसा बात नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं ब्रिक्स का एक बैंक है एनडीबी, जिसका फुल फॉर्म होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप ये भी याद रखोगे, इसके अंदर लिखा गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक। मैंने हवाई नहीं दे रखा है, इंपॉर्टेंट है इसलिए दे रखा है। न्यू डेवलपमेंट बैंक अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा चर्चा में था। ब्रिक्स के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं, जैसे कि रसिया है, वो अपना करेंसी को डोमिनेट करना चाहता है वर्ल्ड में। वो चाहता है कि ठीक है डॉलर ना चल के उसकी अपनी जो है करेंसी आगे बढ़े। चाइना चाहता है अलग से कि हमारी करेंसी बढ़े, और इंडिया तो अपने आप में दबदबा बना ही रखा है, तो वो हर जगह अपने करेंसी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहता ही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर ब्रिक्स का कंट्री चाहता है ना, मेनली ये 3 कंट्री, ठीक है, यही तीनों तो भी बहुत मतलब एक कह सकते हैं ना पावरफुल कंट्री है ब्रिक्स के अंदर। ये तीनों चाहते हैं ना कि हमारी करेंसी आगे बढ़े आगे बढ़े। तो एक ब्रिक्स का बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक, तो उसमें बहुत सारे जो इन ब्रिक्स के मेंबर नहीं है वो भी ऐड होते हैं, ठीक है, शामिल होते हैं। उससे पहले एक अरब भी ऐड हुआ था, अभी रिसेंटली 2023 में जो ऐड हुआ है मार्च में, वो इजिप्ट था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलो 12 नंबर क्या कह रहा है, बैंकिंग प्रणाली में एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबको पता होगा। बहुत सारे लोग ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटिक नहीं होता, ऑटोमेटेड होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आना चाहिए। ऑप्शन में कभी कभार ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड दोनों देते हैं, तो ऑटोमेटिक को नहीं चूज करने का, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑटोमेटेड। ध्यान दो इस वर्ड पे क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटेड। 13 नंबर देखो, भारत में सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पे, सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ पे। एक उसका नाम है, देखो, भारत भारत संग्रहालय नाम ही है उसका, ठीक है। इंपेरियल म्यूजियम के नाम से भी उसको जाना जाता है, जो कि कोलकाता के अंदर है, वेस्ट बंगाल में, ओके ना। 14th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बताओ प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखो वैसे भी गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, और उसके बाद गोदावरी सबसे लंबी है, तो गोदावरी गंगा के बाद है। लेकिन प्रायद्वीपीय बोला जाए तो साउथ इंडिया के, आप साउथ इंडिया जब भारत का निचला हिस्सा देखोगे कुछ ऐसे है। प्रायद्वीपीय मतलब तीनों ओर से वो, या फिर जो भी है ना, इधर से तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है, डेट इज क्या है वो, पेनिसुलर, ठीक है। 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, ये तीनों साइड कह लो, ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, ओके। इधर से तो पानी से नहीं है, तीनों तरफ से। इसका मतलब उसको प्रायद्वीपीय इसीलिए कहा जाता है। जब भी प्रायद्वीपीय कहा जाता है तो समझना साउथ इंडिया के बारे में बात की जा रही है, दक्षिण भारत के बारे में बात की जा रही है। तो वहां की गोदावरी सबसे लंबी, और इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर भी यही है, लॉन्गेस्ट रिवर भी यही है। आगे देखते हैं हम लोग। 15 नंबर कह रहा है, ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं। देखो ब्राउन डायमंड किसको कहते हैं, भूरा कोयला जिसको कहते हैं उसी को। तो लिग्नाइट जो कि सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है, ठीक है। इसको ईंधन के तौर पे जनरली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इसके अंदर कार्बन की मात्रा ही कम होती है, 25-30-35% कार्बन ही होता है, तो उतना अच्छा नहीं देता है। तो इसलिए इसको बिजली बनाने वगैरह वगैरह चीजों में यूज किया जाता है लिग्नाइट को। सबसे खराब किस्म का, निम्न किस्म का कोयला लिग्नाइट को माना जाता है, ठीक है। इसी को भूरा भूरा होता है, कलर ब्लैक नहीं होता एग्जैक्टली। इसी को ब्राउन डायमंड या फिर भूरा कोयला के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। ब्राउन डायमंड कह लो, भूरा कोयला कह लो, या फिर निम्न स्तर का कोयला कह लो, लिग्नाइट ही है। सबसे कम मात्रा में कार्बन पाई जाती है, जब कार्बन ही नहीं तो कोयला कैसा, ठीक है। कोयला तो कार्बन की वजह से ही जाना जाता है। कह रहा है एजी को किस नाम से जाना जाता है, एजी, ओजी, लोजी, सुनोजी। एजी जो है ना वो बताओ, और एक होता है एयू, ठीक है। तो एजी को किसको हम लोग जानते हैं भाई, चांदी को, सिल्वर से। अब मेरे को एक चीज बताओ, एजी और एयू का फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एग्जैक्टली इसका क्या नाम है। जैसे मैंने सिलिकॉन को ऐसा ही लिख दिया सिलिकॉन, ठीक है। ऑक्सीजन को मैंने वो लिख दिया, हाइड्रोजन को मैंने लिया एजी और एयू, मतलब दोनों का मैं बताता हूँ। एजी चांदी है, एयू सोना है, गोल्ड है, सिल्वर। अब सिल्वर मतलब बोल देना, सिल्वर और गोल्ड। मैं इसका रसायन मतलब केमिकल में, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या इसको बोलते हैं बताओ। इजी है, पढ़ा होगा आपने, बता सकते हो। ऑप्शन 17 है, क्वेश्चन 17 है, कुछ भी मैं बोल देता हूँ कभी कभार जल्दीबाजी में, ठीक है। फिर कह रहा बताओ कौन सा लोक नृत्य पश्चिम बंगाल राज्य से है संबंधित। इसके अंदर कौन सा हो सकता है बताओ।
रासलीला यूपी से है, घूमर राजस्थान से, छऊ होना चाहिए, रऊफ तो जम्मू कश्मीर से है, ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर से है। तो हमारा छऊ हो जाएगा सही आंसर, सही है। चलो, तो मैंने लिख दिया ना भाई, ये नौटंकी के लिए मैंने नहीं लिखा ये सब चीज़ों को, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। रऊफ इसको नोट करो कॉपी में, जम्मू एंड कश्मीर ये पूछ सकता है एग्जाम में। छऊ पूछेगा वेस्ट बंगाल, ठीक है। घूमर पूछेगा राजस्थान। ये मत सोचना कि मास्टर यदि खुद पढ़ रहे हैं, मैं लिखता हूँ ऐसे आपकी तरह, स्टूडेंट की तरह रिएक्ट करके, ताकि आपको लगे ना कि कोई पढ़ा रहा है, मुझे लगे कि हाँ कोई फ्रेंड है। रासलीला हो गया यूपी, ठीक है, ये सभी चीज़ों को नोट करो, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कह रहा है होमेस जो त्योहार है वो किस में मनाया जाता है। आपने एक पद्मनम संभव करके एक राजा का नाम सुना होगा, उनके जन्म तिथि के ना या फिर बर्थडे की तरह से मनाया जाता है लद्दाख के अंदर, ठीक है, लद्दाख के अंदर। चलो वो सब से कोई मतलब नहीं है, बस इतना याद रखो कि हेमिस त्योहार फेस्टिवल जो है ना, हेमिस फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। अभी लद्दाख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रहे हैं, ठीक है। अभी ये लोग 6th शेड्यूल में मैंने पढ़ाया था ना, 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट हैं, ATM2, आसाम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, मतलब ATMM, आसाम त्रिपुरा मेघालय और मिजोरम, ये 4 स्टेट हैं। और लद्दाख भी कह रहा है मेरे को 6th शेड्यूल के अंदर डालो, 12 शेड्यूल है ना हमारे अनुच्छेद में, क्या मैं बोलता हूँ, संविधान में ठीक है। तो 12 जो शेड्यूल्स हैं उसके अंदर कह रहे हैं ना कि मेरे को लद्दाख को भी शामिल करो। अगर यूटी आपने बना दिया तो ठीक है, लेकिन उसको डालो उसके अंदर, स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दो वहाँ पे, ठीक है। कुछ विशेष राज्य हैं, मतलब वो स्पेशल स्टेट्स अलग चीज़ है, जो बिहार डिमांड करता है वो वाला नहीं। ये जो 6th शेड्यूल के अंदर जो अनुसूची के अंदर जो ये डाले गए हैं ना 4 स्टेट को, उसके अंदर आने के बारे में कह रहे हैं, ठीक है ना। लद्दाख भी इसके लिए ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है अभी, तो मैं ये सभी चीज़ों को बता दे रहा हूँ, बिकॉज एग्जाम में पूछ भी सकता है कि कौन सा स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित देश है, संघ शासित प्रदेश है, क्षेत्र है, जो 6th शेड्यूल में आने के लिए लगातार डिमांड कर रहा है। ये सवाल पूछ भी सकता है, वो लद्दाख है, बहुत टाइम से चल रहा है ये चीज़, ओके। जिसके ऊपर एक तरीके से वो चला था ना, वो मूवी आया था 3 इडियट्स में, कौन तो थे जो, जिसका रोल इसने प्ले किया था, आमिर खान ने, ठीक है, मैं नाम भूल जाता हूँ, सोनम वांगचुक करके नाम है उनका रियल नेम, वो इसको लीड कर रहे हैं, ठीक है। आधार से संबंधित प्रश्नों के लिए जो यूडाई है, आपने आधार सुना होगा, ये प्लेटफॉर्म जो उसको क्या करता है, हैंडल करता है यूडाई। इसने एक लॉन्च किया AI बॉट, चैटबॉट। चैटबॉट क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। चैटबॉट क्या होता है, मान लो बहुत सारी कंपनीज, उनके वेबसाइट पे जाओगे ना तो बहुत सारे फ्रिक्वेंटली मैसेज आते हैं, आप कुछ भी क्वेश्चन करोगे वहां पे फटाक से आंसर मिल जाता है आपको। क्या सीन है भाई, वो चैटबॉट है, वो इंसान नहीं है, एक बॉट है, रोबोट है, ऑनलाइन। रोबोट और बॉट में क्या फर्क है, रोबोट इज अ फिजिकल गैजेट, ठीक है, एक फिजिकल गैजेट बनाती है जो आप देख रहे हो, छू रहे हो, दैट इज रोबोट। और बॉट क्या होता है ना, जैसे टेलीग्राम में भी बॉट होता है, क्यूज बॉट वगैरह होते हैं, चैट बॉट होते हैं, यूट्यूब पे नाइट बॉट होते हैं, बहुत सारे बनाए जाते हैं, वहां पे कोई फिजिकली दिखेगा नहीं, वो सॉफ्टवेयर की मदद से बनाए जाते हैं, जो चीज़ों को हैंडल करेगा, जितने क्वेश्चंस के आंसर डाले गए हैं उससे रिलेटेड आप सवाल पूछोगे तो वो फटाफट रिप्लाई दे देगा। कुछ भी अनपढ़ पूछोगे उससे सॉरी सॉरी बोलना शुरू कर देता है। तो वैसे ही एक चैटबॉट बनाया गया जो कि ह्यूमन बींग उसको अब नहीं देख रहा, उसको बहुत सारे क्वेश्चंस फीड कर दिए गए हैं, उसके आंसर्स फीड कर दिए गए हैं, उससे रिलेटेड आप पूछोगे वो रिप्लाई देते रहेगा, रिप्लाई देते रहेगा, एक मशीन है, ऑनलाइन मशीन। तो वो एक AI चैटबॉट बनाया है यूडाई ने, उसका नाम क्या है, आधार मित्र, ठीक है। तो ये चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आधार मित्र। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर है, कोप इंडिया अभ्यास जो है ना वो किन कंट्री के बीच में हो रहा है। एक तो इंडिया है, और इंडिया के अलावा कौन सा कंट्री है कोप इंडिया अभ्यास जो है, ये बताओ मेरे को। वो USA के साथ हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है, वो कंप्लीट पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल के कराईकुंडा, 2023 वाला हुआ था, बट उतना मत समझो, मैंने डाल दिया पढ़ने के लिए, पढ़ते रहना। सबसे पहला काम हमारा ये है, ये तो मान लो जगह चेंज होते रहता है, तो कभी भी मान लो कोई बच्चा हो सकता है 2025 में, अभी तो 2024 में पढ़ा रहा हूँ, 2025 में कोई देखे तो 2024 का कहीं और हो जाए। तो जगह मत याद करो कहाँ हुआ, बस ये याद रखो कोप इंडिया अभ्यास जो है डिफेंस एक्सरसाइज है वो किन कंट्री के बीच हुआ है। इंडिया तो है ही, इंडिया अगर ऐड है तो इंडिया के साथ USA के, ठीक है, इंडिया और USA के बीच में ये जो हुआ है ना कोप इंडिया अभ्यास या डिफेंस एक्सरसाइज हुई है। 21 नंबर देखो, सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना अपने आप में ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है, भले आप अप टू डेट ना रहो। ये भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों लाया गया था कि जो भारत में जो सड़कें हैं इनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट के लिए। तो बस आपको पूरा रटना नहीं है, बस समझो भारतमाला किस चीज़ से रिलेटेड है, तो माला पहनाने के लिए नहीं है किसी को कि हाँ नेताजी आएंगे माला पहना देंगे। सड़कों को सुधारने के लिए भारतमाला, किसके लिए, सड़कों को, रोडवेज को सुधारने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ये सही है हमारा। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। 22 कह रहा है, बताओ जल दोस्त, देखो निम्नलिखित में से किस संगठन ने जल दोस्त एयरबोट और इलेक्ट्रिक UAV प्लेन का अनावरण किया।
अब जल दोस्त एयरबोट क्या है, देखो मैं बताता हूँ, ये दो चीजें हैं। एक जल दोस्त अलग से चीज है, एक रोबोट है जो कि पानी पे छोटा चलेगा ही, ठीक है, समझ में आ रहा है, पानी पे चलने लगेगा। और एक क्यू प्लेन है, यूएवी क्यू प्लेन जो है ना, ये क्या है भाई, आपने प्लेन देखा होगा जनरली, अगर कोई प्लेन है ऐसे करके, ठीक है, तो अगर मान लो ये चल रहा है तो इस तरीके से चलेगा ना, और टेक ऑफ भी करेगा तो मान लो सिक्सी वो पैरेलल आता है, जमीन के पैरेलल आके जाके टेक ऑफ करेगा इसे करके। लेकिन ये जो यूएवी क्यू प्लेन है ना, ये छोटा क्या करेगा, ये ना ऐसे मान लो अगर इसको खड़ा की हो ना जमीन पे, तो ये ऐसे ही टेक ऑफ भी कर जाएगा, चुपचाप खड़े आके वर्टिकली लंबवत टेक ऑफ भी कर जाएगा, और लंबवत जो है वो लैंड भी कर जाएगा। ऐसा इसको बनाया गया है। तो बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए बेसिक जानना, बट इतना समझ लो कि जल दोस्त और यूएवीक्यू प्लेन जो है ना, उसको किस कंपनी ने बनाया है, नल, नेशनल एयरोबेस करके है, और इसको है ना लेबोरेटरी हो गया इसका फुल फॉर्म, मैं फुल फॉर्म भी एग्जैक्टली भूल रहा हूँ, एरोस्पेस, एरोबेस नहीं एरोस्पेस, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शंस आएंगे तो आप पकड़ लोगे, मैंने आपको समझा दिया, ऑप्शंस आएंगे पकड़ लोगे। नल का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज करके फुल फॉर्म है। और कभी कभार इन फुल फॉर्म में ना बोलने में घबरा सकते हो, जैसे मैं घबरा जाता हूँ कभी कभार, कुछ भी बोल देता हूँ, बहुत सारे विदेशियों का नाम मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उनका नाम में ही अटपटा रहता है। खैर ये तो नल तो इंडियन कंपनी है, लेकिन एक मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ये सभी चीजों को आप थोड़ा सा समझना। नल का फुल फॉर्म पूछ सकता है कि जिस कंपनी ने बनाया नल का फुल फॉर्म बनाओ, या फिर किसने बनाया जल दोस्त और इलेक्ट्रिक यूएवी। ये थोड़ा डिफिकल्ट लेवल हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बेसिक जानकारी रखनी है, क्योंकि करंट अफेयर में एयरफोर्स कुछ भी कभी कभार पूछने लगता है, तो हम इंपॉर्टेंट जो है छोड़ेंगे नहीं उसको। फिर कह रहा है 6 अगस्त 2023 को आईआईटी मद्रास द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया रिस्क 5 संगोष्ठी में किसने भाग लिया। आपको उतना ध्यान नहीं देना, इतना समझ में आना चाहिए ना कि देखो अगस्त 2023 में ना आईआईटी मद्रास के अंदर क्या हुआ था, एक मान लो कुछ सेमिनार हुआ, ऐसा समझो, एक सेमिनार हुआ किस चीज को लेकर, डिजिटल इंडिया को लेकर। तो उसमें कौन गए थे, तो एक राजीव चंद्रशेखर नाम के इंसान है, वो गए थे। ऑप्शंस में नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, सुंदर पिचाई डाल देगा तो बहुत सारे लोग ना जोश में आ जाएंगे, अच्छा मोदी जी का नाम सुना लग रहा है। कुछ लोग जो टेक्निकल फील्ड से होंगे वो कहेंगे सुंदर पिचाई लगता है, ये तो टेक्निकल से रिलेटेड तो गया होगा, ऐसा नहीं है। राजीव चंद्रशेखर नाम के इंसान है, वो गए थे इसके अंदर, याद रखोगे। रीजन क्यों, डिजिटल इंडिया से रिलेटेड तो मैं भी पूछ ले इसका, और हाल फिलहाल की चीज है इसलिए मैं दे रहा हूँ आपको। 24 नंबर दे रहा ना कि अभी रिसेंटली एक नए कंट्री है जो अच्छा कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है इंडिया से, वहां पे एक नया प्रेसिडेंट बने हैं। और एयरफोर्स कभी कभार करता है यही काम कि जो रिसेंट में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने हैं, वो पूछ लेता है। तो अभी कंबोडिया के एक प्राइम मिनिस्टर बने हैं, हुन मैनेट करके नाम है उनका, ठीक है। वहाँ के राजा हैं कौन है, नोडोम सिमोनी, वहां पे वहाँ एक नए प्राइम मिनिस्टर का वहां पे सिलेक्शन हुआ इनके द्वारा, हुन मैनेट का, वो कंबोडिया के हैं। तो याद रखोगे आप, हुन मैनेट कहाँ के हैं भाई, कंबोडिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट नहीं प्राइम मिनिस्टर। फिर कह रहे हैं भारत ने किस देश को मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस कृपाण उपहार दिया, मोस्ट वीवीआई, कहते हैं ना लास्ट बट नॉट लीस्ट। ये 100% किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा, लिख के ले लो, मैं इसको ताल ठोक के कह सकता हूँ, किसी ना किसी शिफ्ट में पूछेगा 100%। अब किस में पूछते, लक, ठीक है। आईएनएस कृपाण जो है ना बहुत चर्चा में था जब इंडिया ने वियतनाम को गिफ्ट दिया था, एक पैसा भी हमने नहीं लिया वियतनाम से, एक, ठीक है, इस पोतवाहक को हमने फ्री में दिया, हमने क्या, इंडिया ने दिया वियतनाम की नेवी को, ठीक है। उसका नाम क्या है, पूछ सकता है, आईएनएस कृपाण, ठीक है। मतलब भारत ने वियतनाम को कौन सा आईएनएस की किस सीरीज को दिया, तो आईएनएस कृपाण को दिया, ओके। चलो याद रखना, बाकी जाने से पहले सारी पीडीएफ्स के बारे में फिर से याद दिला दूं, आप बाय करो और पढ़ो। हमारी मटेरियल के साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बेस्ट से बेस्ट लेवल बनाते हैं, एग्जाम वाले लेवल के बनाते हैं। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।